वो तारीख थी 8 सितंबर 1965 की, जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी। दोनों देश की सेनाएं आमने सामने थी, मैदान में कूद चुकी थी, रण में उतर चुकी थी। और उसी रात पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया था, और उस हमले का जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी तैयार खड़ी थी, मुस्तैद खड़ी थी। हमारे सैनिक, हमारे बहादुर जवान उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुके थे, कमर कस चुके थे। क्वार्टर मास्टर मेजर हवलदार अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर में सबसे अगली लाइन में खड़े थे। पाकिस्तान के पास उस वक्त सबसे अपराजेय माना जाने वाला पैंटन टैंक, जो उसने अमेरिका से मंगाया था, उसको लेकर के खेमकरन सेक्टर के असल उताड़ गांव में हमला उसने कर दिया था। भारत के पास उस वक्त ना तो बहुत बड़े हथियार थे, ना ही कोई टैंक, लेकिन एक असाधारण चीज थी, और वो थी मातृभूमि पर मर मिटने का जज्बा। और इसी जज्बे के सहारे भारत ने उनको मार भगाया, युद्ध में शिकस्त दी, उनके सैनिकों को मारा, पीछे हटाया और अपने देश के लिए विजय पताका फहराई। भारतीय सेना के पास उस वक्त साधारण 303 राइफल, लाइट मशीन गन यानी एलएमजी जैसे वेपन थे, जो उन हमारे सैनिक इन्हीं वेपन के सहारे उनके टैंकों का सामना कर रहे थे। अब्दुल हमीद जो 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के सैनिक थे, क्वार्टर मास्टर हवलदार मेजर थे। ये सीक्यूएमएच, क्यों आपको बता दूं, सीक्यूएमएच का जो पद होता है वो शांति काल के दौरान जो मैस होता है, जो लंगर होता है, वहां जो राशन है, उनका ड्राई राशन है, सब्जियां हैं, जो मिल्क है, पाउडर्स हैं, उन सबका इंचार्ज होता है, जिसके अंडर में मेस चलता है, जिसकी देख रेख में लंगर चलता है, खाना बनता है। उसको जो एक हवलदार को वहां अपॉइंट किया जाता है, उसका जो पद होता है उसको CQMH यानी कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार कहा जाता है। ये पद अब्दुल हमीद के पास था, लेकिन उनके पास लड़ाई में जो हथियार था वो RCL गन थी। RCL गन जो जीप पर माउंट होती है, जीप पर लगती है, और 106 मिलीमीटर इसका कुत्र होता है, यानी इसका जो व्यास है, जो डाया, जो गोलाई पूरी है, वो 106 मिलीमीटर की होती है, और इससे गोला फायर किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि एक बार फायर करने के बाद दोबारा फायर करने का इससे मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये फायर करने के बाद अब पीछे से बैक ब्लास्ट मारती है, पीछे से बहुत चिंगारी धुआं छोड़ती है, जो लगभग 45 गज तक जाता है, जिससे दुश्मन हमारी लोकेशन को बड़े आराम से, खूबी से देख लेता है और उस पर तुरंत फायर करके बर्बाद करने की कोशिश करता है। लेकिन इस गन की खासियत यह है, एक बार गोला अगर टैंक पे लग गया तो टैंक और टैंक के चलाने वाले पूरे कुत्र स्टाफ का बचना बहुत मुश्किल होता है। और ये रात थी 8 से 9 सितंबर की, जब क्वार्टर मास्टर हवलदार मेजर अब्दुल हमीद समेत 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के सैनिक, बहादुर सैनिक, कपास के खेतों में अपनी अपनी पोजीशन लेकर लेटे थे। अब्दुल हमीद के पास RCL गन, जो मैंने आपको बताया जीप पर माउंट थी, उसको उन्होंने कपास के खेतों के बीच छुपाकर लगा लिया और अपनी पोजीशन लिए हुए थे। तभी सामने से उनको पाकिस्तानी टैंकों के आने की गड़गड़ाहट, उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। अपनी पोजीशन लेकर तैयार बैठे रहे। धीरे धीरे टैंक उनके नजदीक आ रहे थे। भारतीय सिपाही अपनी अपनी पोजीशन लेकर तैयार बैठे हुए थे। अब्दुल हमीद ने अपनी RCL गन में गोला डालकर फायर के लिए तैयार कर लिया था, और जब टैंक बहुत नजदीक आया, यानी दुश्मन लगभग 200 गज की रेंज में आ गया, तो अब्दुल हमीद के जो कर्नल थे हरीराम जानू, वो लगभग 20 गज की दूरी पर बैठकर ये पूरा घटनाक्रम देख रहे थे, दुश्मन पर पैनी नजर रख रहे थे। उन्होंने अब्दुल हमीद को फायर का आदेश दिया। हमीद ने तत्काल फायर किया। चूंकि निशानेबाजी के माहिर थे, मजे हुए सैनिक थे, सिपाही थे, RCL फायर में उनको महानता हासिल थी, महारत हासिल थी। उनका जो गोला है वो सीधे सबसे आगे चल रहे पाकिस्तानी पैंटन टैंक पर जा लगा और उसमें आग लग गई। इस प्रकार उसमें आग लग गई, वह बर्बाद हो गया, और उसके अंदर बैठा जो सैनिक, जो उनके क्रू मेंबर थे, वो सब मारे गए। और इस हमले को देखकर उनके पीछे पीछे जो पैंटन टैंक और चल रहे थे, बड़ी हैरत अंगेज बात यह है, उनके दोनों के जो क्रू मेंबर थे उनको छोड़कर भाग गए। दुश्मन घबरा गया,
हिम्मत हार गया और छोड़कर वहां से भाग निकला। और इस प्रकार अगले दिन यानी कि 9 सितंबर को सुबह से ही पाकिस्तान की जो फाइटर जेट हैं, जो लड़ाकू विमान है, वो 7 विमानों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। पूरे दिन रुक रुक कर फायर करते रहे, फायरिंग होती रही। पूरा दिन फायरिंग में निकल गया। भारतीय जवान अपनी अपनी पोजीशन लेकर सुरक्षित ठिकानों पर बैठे थे, पूरी तैयारी किए हुए बैठे थे। और अगले दिन यानी 10 सितंबर को पाकिस्तान ने आर्टिलरी से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। 1 घंटे लगातार फायर करने के बाद वो गोलाबारी रुकी। भारतीय सेना ने समझा, अमूमन युद्ध में ऐसा होता है, जब किसी इन्फेंट्री यानी पैदल सेना का हमला होता है तो उससे पहले उसके पीछे से उसके देश द्वारा आर्टिलरी द्वारा, तोपखाने द्वारा भारी गोलाबारी की जाती है, जिससे सामने वाले देश पर फर्क पड़े, सैनिक ज्यादा से ज्यादा मारे जाएं और पीछे जो पैदल सेना आए उसको कब्जा करने में आसानी रहे। तो हमारी जो बहादुर सेना थी उसने अंदाजा लगा लिया कि गोलाबारी की जा रही है, मजबूत भारी तौर पर पाकिस्तान की ओर से आर्टिलरी की गोलाबारी की जा रही है, तो हो सकता है इसके बाद तुरंत इनकी जो पैदल सेना है उसका अटैक आए। उसके लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार हो गई, संगठित हो गई। हमला विफल करने के लिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन 1 घंटे बाद जो फायरिंग रुकी तो पैदल सेना ना आकर के पाकिस्तान ने अपने पेंटन टैंकों को दोबारा भेजना शुरू कर दिया। चूंकि हमारे सारे सैनिक पूरी कार्रवाई देख रहे थे, पेंटन टैंकों को आता हुआ देखकर कमांडर साहब ने कहा, अभी रुको, बिल्कुल रेंज में आने दो। जैसे जैसे जो टैंक नजदीक आ रहे थे उनको बिल्कुल भली भांति देखा जा रहा था, उन पर निशाना लेकर के उनको रेंज में आने दिया जा रहा था। जब उसने आखिरी माइलस्टोन क्रॉस किया, उसकी दूरी बहुत कम यानी कि काफी अंदर घुस चुका था, तभी हमीद को फायर करने का आदेश दिया उनके कर्नल साहब ने। और हमीद ने बिना देरी के, जो पहले से ही तैयार बैठे थे, उसको बिल्कुल तुरंत बर्बाद कर दिया। और ये वहां के जो रेजिमेंटल कमांडर थे, बहुत बड़ा ऑफिसर था, जो कमांडर था, ये उसका टैंक था, सबसे आगे चल रहा था, लीड करता हुआ आ रहा था। वो मारा गया, उसका टैंक जल गया। इससे पाकिस्तान की पूरी सेना में खलबली मच गई, पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई। उसके पीछे जो टैंक चल रहे थे फिर से वापस भाग गए, उनकी आगे आने की हिम्मत ही नहीं हुई। और लगातार जो हमारे अब्दुल हमीद द्वारा टैंकों को तोड़ा जा रहा था, इससे दुश्मन के हौसले पस्त हो गए, घबरा गया। फिर जो पीछे से थोड़ी देर के बाद और टैंक वहां से चले, उन टैंकों पर भी अब्दुल हमीद ने फायर झोंका। लेकिन जब उन्होंने फायर झोंका तो इनकी चूंकि पोजीशन, जो आरसीएल जो गन है जिनकी मक्के के खेत में लगी थी, उस खेत में पीछे से जब गोले का फायर किया तो पीछे से काफी धुआं निकला, चिंगारी, आग लपट निकलती है, लौ निकलती है। उसको दुश्मन ने देख लिया और तत्काल दुश्मन ने वहां फायर किया। जब फायर किया तो सीधा गोला उस वक्त अब्दुल हमीद, जो गन के ट्रिगर पर उंगली रखे हुए बैठे थे, गोला सीधा हमीद के शरीर पर आकर लगा। और गोला लगते ही हमीद का आधा हिस्सा हवा में उड़ गया और भारत का ये वीर सपूत, भारत का लाल, अमर बलिदानी हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गया। हमीद की जीप में जो ड्राइवर थे उनका नाम था मोहम्मद नसीम। नसीम ने पूरी कहानी जो है तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर को दी, बटालियन हेडक्वार्टर में दी। तो उनके जो बटालियन ऑफिसर थे उनको यकीन नहीं हुआ, वो झल्लाकर बोले, नसीम तुम क्या बोल रहे हो, क्या ये सच है? तो ड्राइवर ने कहा, जी सर बिल्कुल सच बोल रहा हूं, आपको यकीन ना हो तो यहां आकर देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बाकायदा दिखा देता हूं। और फिर परेशान होकर, गमगीन होकर, जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, जो बटालियन के अधिकारी थे, जो पूरी लड़ाई को कमांड कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, वो पीछ दिशा निर्देश दे रहे थे, वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। जब पहुंचकर देखा तो हमीद का जो बॉडी है, कुछ बॉडी लपट में घिरी हुई थी और कुछ बॉडी के टुकड़े, पैर, सर, वो दूर मक्का के खेत में जाकर गिर गए। ड्राइवर मोहम्मद नसीम तत्काल थोड़ा आगे जाकर उनके सिर को लेकर के उठाया, उसको अपने सीने से लगाया और अपने कर्नल साहब को दिखाया। फिर थोड़ा और आगे जाकर के उनके दोनों पैर जहां पड़े हुए थे, दोनों पैरों को लेकर के आया और इस प्रकार उनको दिखाया। तब उनको यकीन हुआ कि अब्दुल हमीद अब नहीं रहे। फिर जो बटालियन के सरकारी मौलवी साहब होते हैं, जो धार्मिक टीचर होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, उनको बुलाया गया, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, फातिहा पढ़ी गई, वहीं उनको दफन कर दिया गया। इस प्रकार हमारे भारत का जो अमर शहीद है
हमारे भारत का लाल महान महान बलिदानी इस मिट्टी में, जिस मिट्टी से पैदा हुआ उसी मिट्टी में मिल गया और हमेशा हमेशा के लिए उसी मिट्टी में सो गए। उनकी शहादत के कुछ दिन तक लड़ाई चली और लेकिन अब्दुल हमीद के दम पर ही युद्ध भारत ने जीता। उनकी बहादुरी से भारतीय सेना ने उनको सर्वश्रेष्ठ सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया, परमवीर चक्र से नवाजा। और इस प्रकार भारत के अमर सपूत वीर शहीद महान बलिदानी वीर अब्दुल हमीद के जीवन का अंतिम क्षण पूर्ण हुआ। वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, नजरों से ओझल हो गए, लेकिन हमारे आपके पूरे देश के दिलों में धड़कन में जिंदा हो गए, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। इस एपिसोड में इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, निवेदन करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम लगातार अपनी माटी के लालों पर, देश भक्तों पर, वीरों पर, योद्धाओं पर, कारगिल शहीदों पर, तमाम युद्ध के शहीदों पर वीडियो बनाते रहें, जिससे हमारे देश के युवा हैं, यूथ हैं, उनको उनसे प्रेरणा मिल सके, उनसे वो कुछ हासिल कर सके, उनके अंदर देशभक्त की भावना जगाई जा सके।